आज इस वीडियो के माध्यम से एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी सिलेबस पे आधारित है और एनसीईआरटी सिलेबस ही राजस्थान बोर्ड ने अब की बार लागू किया है। तो आपकी क्लास 12th में यानी फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 15, जिसमें पहला चैप्टर अपन ने लिया है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सजेशन है कि इसमें आप साइंटिफिक नेम आपको इंग्लिश में याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहां पे आपको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड ही काम में लिए जाते हैं। जैसे आवेश है, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले अपन करते हैं विद्युत से, यानी इसके नाम से ही करते हैं। इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि यह हमारा सारा ब्रह्मांड है वो ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती रहती है? स्थानांतरण रहती है। और इस ऊर्जा को अपन वर्क यानी कार्य के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार विद्युत भी एक क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। कौन? विद्युत। तो विद्युत के बारे में सही ढंग से बताने वाले वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये यूएसए के हैं, यानी अमेरिका के हैं। इन्होंने विद्युत के बारे में बताया था। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने बताया था, किंतु वो सही रूप से उसको बता नहीं पाए। अब विद्युत ऊर्जा की घटना को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्राकृतिक घटना के रूप में बताया था। देखिए, अपने फिजिक्स की खासियत है कि इसमें जितने भी अपने टॉपिक्स हैं वो प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति व प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। तो देखिए, वो प्राकृतिक घटना क्या थी? विद्युत ऊर्जा की प्राकृतिक घटना क्या थी? कहते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये पतंग उड़ाने का बड़ा शौक रखते थे। तो इन्होंने क्या किया कि पतंग उड़ा रहे थे। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये पतंग उड़ा रहे थे तो इन्होंने देखा कि अचानक आसमान में क्या हुआ? मौसम खराब हुआ। और मौसम खराब होने के कारण वहां पे आकाशीय बिजली चमकने लगी। आकाशीय बिजली चमकने लगी। तब उन्होंने क्या किया कि जब ये धागा था इस पे इन्होंने क्या किया? एक की यानी चाबी लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे एक इन्होंने क्या लिया? रेशम का कपड़ा यानी छोटा सिल्क लिया। जैसे इनमें स्पर्श हुआ तो इनमें क्या हुआ? स्पार्किंग हुई। और हाथ को इन्होंने जैसे की के लगाया, छुआ, तो इनको एक झटका जैसा एहसास हुआ। इसी को नाम इन्होंने क्या दे दिया? विद्युत ऊर्जा। देखिए, अधिकांश लोग भी ये सोचते हैं कि जैसे आकाशीय बिजली है, क्या है? आकाशीय बिजली है वो एक प्रकार का क्या है? प्रकाश है, यानी लाइट है। किंतु ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आकाशीय बिजली पृथ्वी पे गिरती है तो गिरने पे जैसे पेड़ पे गिरी तो पेड़ को क्या है? वो नष्ट कर देती है। यदि किसी इंसान के ऊपर गिरती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज होता है। तो इसलिए वो वास्तव में क्या है? वो एक विद्युत है, न कि प्रकाश। तो ये थी आपकी प्राकृतिक घटना, और प्राकृतिक घटना के कारण ही वो विद्युत के बारे में खोज पाए। यही से धीरे धीरे विद्युत के बारे में जानना शुरू किया। जस्ट इसके आगे वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या सोचा? कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो विद्युत के बारे में बताया है उसका निर्माण होने का कारण क्या है। तो इसका कारण ढूंढा वैज्ञानिकों ने। तो कारण था क्या? घर्षण यानी फ्रिक्शन। क्या था? घर्षण। और ये घर्षण किन के मध्य हो रहा था? ये घर्षण हो रहा था बादलों के मध्य। किन के मध्य हो रहा था? बादलों के मध्य। अब बादलों के मध्य घर्षण कैसे होगा? इनमें आपस में क्या होगी? टक्कर होगी। या तो आपस में टकराएंगे या बादल अगल बगल से टकराते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब आकाशीय बिजली गरजती है तो हमें ध्वनि भी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि बादलों के मध्य क्या होती है? टक्कर होती है। और टक्कर होने के कारण ही हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो यह था कारण किसका? विद्युत ऊर्जा। यानी विद्युत ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वो था घर्षण के कारण होती है। और ये घर्षण किन के मध्य होता है? ये घर्षण होता है बादलों के मध्य।
क्लियर। अब देखिए इसके आगे इन्होंने प्रयोग किए प्रयोगशालाओं में, तो वो प्रयोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट प्रयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट प्रयोग क्या था, वो ये था कि एक कांच की छड़ को लिया। क्या लिया, एक कांच की छड़ को लिया। पहली घटना में ये प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग किया उसमें पहली घटना है, इन्होंने क्या लिया, एक कांच की छड़ लिया। ये क्या है, कांच की छड़। इस कांच की छड़ को इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ा। और रगड़ने के पश्चात इन्होंने क्या किया, इस कांच की प्लेट को यानी छड़ को धागे से बांध दिया। क्या कर दिया, धागे से यहां पे बांध दिया। उसके पश्चात क्या किया, एक दूसरी प्लेट ली। वो किसकी थी, वो भी कांच की थी। इस कांच की प्लेट को इन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल के टुकड़े से ही रगड़ा। इसको भी क्या किया, बिल्ली की खाल से टुकड़े से रगड़ा। अब क्या किया, जब इस छड़ के पास अपन इस कांच की प्लेट को लेके गए तो क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया। इसको नाम इन्होंने दिया प्रतिकर्षित। क्या क्या, प्रतिकर्षित नाम इन्होंने दिया। इससे मतलब ये हुआ कि जब दो समान वस्तुएं होती हैं तो वे एक दूसरे को क्या कर देती हैं, धकेल देती हैं, जिसको नाम इन्होंने क्या दिया, प्रतिकर्षित। इसीलिए अपन कहते हैं कि यदि समान आवेश होता है तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। तथा दूसरी घटना यह की उन्होंने कि क्या क्या, कि एक कांच की प्लेट ली। ठीक है, इस कांच की प्लेट को उन्होंने क्या क्या, बिल्ली के खाल के टुकड़े से ही रगड़ा और उसके पश्चात इन्होंने यहां से धागे से बांध दिया। अब क्या किया, इन्होंने एक दूसरी छड़ ली जिसका नाम है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ देखो क्या होता है, आपको यह समझना है कि एक कठोर प्लास्टिक की छड़ है। ठीक है, एबोनाइट की छड़ क्या है, एक पदार्थ भी है ये भी। अब इस एबोनाइट की छड़ को इन्होंने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा। किससे, रेशम के कपड़े से इन्होंने रगड़ा। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात वो कहां पे लेके गए, जो कांच की प्लेट को हमने किससे रगड़ा था, बिल्ली की खाल के टुकड़े से। जब इनके पास लेके गए तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के पास आई। क्या होगी, एक दूसरे के पास आई। इसको नाम इन्होंने दिया आकर्षित। क्या क्या, एक दूसरे को आकर्षित। इसको नाम इन्होंने प्रतिकर्षित, इसको इन्होंने आकर्षित। यानी इसमें तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, इन्होंने ये सोचा कि अपन ने दो घटनाएं की हैं, यहाँ पे निम्न दो घटनाएं हो रही हैं, तो दो घटनाओं के कारण यहाँ पे दो चीजें भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसे एक में तो हो रहा है प्रतिकर्षण और एक में हो रहा है आकर्षण। ये कब होता है, जब अपन क्या करते हैं, किसी प्लेट को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, प्लेट को चेंज करते हैं। अब इसको नाम इन्होंने क्या दिया, इसको नाम इन्होंने दिया चार्ज यानी आवेश। क्या नाम दिया इन्होंने, आवेश यानी चार्ज। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इन्होंने ये देखा कि जब दो समान वस्तुओं को अपन आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उस गुण को नाम इन्होंने क्या दिया, आवेश। जैसे यहाँ पे अपने कांच की छड़ ली और यहाँ पे भी अपने कांच की छड़ ली। दोनों को किस वस्तु से रगड़ा, अपने बिल्ली की खाल से। तो इसमें जो प्रतिकर्षण हुआ यानी ये इनमें गुण उत्पन्न हुआ, उस गुण को नाम इन्होंने क्या दे दिया, आवेश। तथा इनमें जो आकर्षण का गुण हुआ वो भी क्या है, आवेश। किंतु यहाँ पे तो प्रतिकर्षण हो रहा है और यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। तो इसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया, किसको, चार्ज को यानी आवेश को। एक नाम दे दिया इन्होंने धन आवेश। क्या नाम दे दिया, धन आवेश। तथा सेकंड को नाम दे दिया इन्होंने ऋण आवेश। क्या दे दिया इन्होंने, ऋण आवेश। अब देखिए इन्होंने आगे क्या किया कि कांच की छड़ है, कांच की छड़ को इन्होंने धन आवेशित माना। कांच की छड़ को क्या माना इन्होंने, धन आवेशित। ये कांच की छड़ है तो कांच की छड़ को इन्होंने धन आवेशित, जबकि एबोनाइट की छड़ है इसको इन्होंने क्या माना, ऋण आवेशित। जैसे धनावेश और धनावेश तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। और यहाँ पे कांच की छड़ धनावेशित और यहाँ पे एबोनाइट की छड़ क्या है, ऋणावेशित। तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य क्या होता है, आकर्षण।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने कैसे मालूम लगाया कि कांच की छड़ धनावेशित है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित है। हो सकता है कि कांच की जो छड़ है वो ऋणावेशित हो और एबोनाइट की छड़ है ये क्या हो, धनात्मक यानी धनावेशित हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट कुछ दिनों तक चला, उसके पश्चात असफल रहा। और असफल होने का कारण क्या था कि इसमें अपन ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कांच की छड़ धनावेशित है या एबोनाइट की छड़। इसके पश्चात मॉडर्न फिजिक्स में क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये मॉडर्न फिजिक्स में आया भी, ठीक है ना, जिसका नाम है देखो आवेश उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखो इस चैप्टर की शुरुआत की है अपन ने, तब क्या होगा आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है किंतु है नहीं, अपन ने जो आपकी 12th क्लास में है उसके बेस पे ही बताया आपको। तो यह आपकी हेडिंग है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का पूछ भी लिया जाता है और काफी बार पूछा गया। तो वैसे क्या आपका टॉपिक मोस्ट है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया, देखिए कि सपोज करें कि ये अपने पास एक पदार्थ है और ये एक दूसरा पदार्थ है, ये अलग पदार्थ के परमाणु हैं। तो इसके देखिए नाभिक में क्या पाया जाता है, परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और बाहरी वर्ताकार कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज पाया जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक को छोड़कर दूसरे कक्षक को ज्वाइन कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये ध्रुव बंध से बंधा होता है। तो देखो जैसे अपन क्या करवाएंगे, इन दोनों के मध्य घर्षण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, फ्रिक्शन, घर्षण। तो ये घर्षण के कारण क्या होगी, यहाँ पे बाह्य ऊर्जा को प्राप्त करता है। क्या करता है, ये बाह्य ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, और बाह्य ऊर्जा को प्राप्त करे ये इलेक्ट्रॉन अपने इस कक्षक में ज्वाइन कर लेता है। यहां से इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चले जाते हैं। तो चले जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मानते हैं पहले अपने पास प्रोटॉन की संख्या थी 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 20। ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर, और न्यूट्रॉन उदासीन है। और यहाँ पे भी मानते हैं कि अपने पास प्रोटॉन की संख्या कितनी थी पहले, 20, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी थी, 20। अब यहां से इलेक्ट्रॉन मानते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो पहले इलेक्ट्रॉन अपन ने कितने माने थे, 20, और अब कितने होंगे, 18, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 20 पहले से 2 और आगे तो 22 हो गया। समझ में आई बात। अब देखो तो यहाँ पे जितने पहले इलेक्ट्रॉन थे उस इलेक्ट्रॉन में आपको ये बताना है कि पहले की तुलना में वृद्धि हुई है या कमी। तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन में क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, यहाँ पे कमी, और यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या हुई है, वृद्धि। इसी को अपन क्या बोलेंगे, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कैसे, अब यदि जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है वो तो धनावेशित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनावेशित। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है वो क्या कहलाएगा, ऋणावेशित, ऋण आवेशित। या यूं भी कह सकते हो कि जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अपने त्याग दिए, वो तो क्या कहलाएगा, धनावेशित। और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, किसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, वो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, ऋणावेशित। इसी को अपन क्या बोलेंगे, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब यदि आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कि जब 2 पदार्थों के बीच घर्षण करवाया जाता है तो जिस पदार्थ के कक्षक बाह्य ऊर्जा प्राप्त करे एक कक्षक को छोड़कर दूसरे कक्षक के पास चला जाता है तो वो धनावेशित की तरह है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेश की तरह कार्य यानी व्यवहार करता है।
इसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।